bài được không? Bài gặp ở bên này được không? Bài on không? On है on कर लो ऑन करो बटन on देखो ना ओपन बोलो हेलो 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 नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। किधर निकालो हेलो 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 हेलो
गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है एजुकेशन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक युग की शिक्षा या उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा। अभी आपने प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा का पढ़ा था, अब ये है उत्तर वैदिक युग की शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा का युग वैदिक कालीन शिक्षा का युग जो था वो 1400 ईसा पूर्व पर समाप्त हो गया। इसके बाद में उत्तर वैदिक कालीन युग का समय प्रारंभ हुआ। यह समथिंग 800 वर्षों तक माना जाता है या 800 वर्षों तक चला और इसकी समाप्ति विद्वानों के अनुसार 600 ईसा पूर्व में होती है। प्रारंभिक वैदिक कालीन का जो समय था वो 1400 ईसा पूर्व पर समाप्त हो गया था और वह समथिंग 800 वर्षों तक चला था। उसके बाद में उत्तर वैदिक कालीन युग का शुरुआत हुई, उसका उदय हुआ और यह समय समथिंग 600 ईसा पूर्व तक चला या 600 ईसा पूर्व में होती है इसकी समाप्ति। इस समय ऋग्वेद काल का अंत और बौद्ध काल और जैन धर्म के बीच का समय माना जाता है। ये जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वेद काल के अंत का और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच का समय माना जाता है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य जो था, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मेन उद्देश्य वही था जो प्रारंभिक वैदिक कालीन में था। शिक्षा का उद्देश्य वही उत्तर वैदिक कालीन में था। दोनों युगों का उद्देश्य सेम था कि सांसारिक बंधनों से को तोड़कर मोक्ष प्राप्त कराना या मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन बस प्रारंभिक वैदिक कालीन में शिक्षा के उद्देश्य को जो थे उनको प्राप्त करने के तरीके और उत्तर वैदिक कालीन में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों में बस अंतर है, बस बाकी उद्देश्य सेम ही हैं। वैदिक काल में क्या था कि जहाँ छात्र गुरुकुल में रह करके तप और यज्ञ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं उत्तर वैदिक कालीन में तप और साधना और आत्मचिंतन विधि के स्थान पर कई बड़े बड़े यज्ञों और अनुशासित यज्ञों ने अपनी जगह बना ली। ये अनुशासित यज्ञों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने लगे। तपस्या और जो साधना जो वैदिक कालीन में चलता था, जो प्रारंभिक वैदिक कालीन में था, वो अंतर्मुखी था, वो इंट्रोवर्ट था। और उत्तर वैदिक काल में ये एक्सट्रोवर्ट हुआ, मतलब कि बहिमुखी हो गई। जो साधना और तप करने के तरीके थे वो बहिमुखी हो गए और इसे सूत्रकालीन शिक्षा भी कहा जाता है। इसे सूत्रकालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हमने आपको कल भी थोड़ा सा बता दिया था। इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड। इस युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आपको यही सबसे पहले लिखना है, दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक या दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस मैटर। सबसे पहले इसमें ऑल ऑफ फर्स्ट आप लोग देखेंगे और नोट भी करेंगे कि धार्मिकता को बढ़ावा देना। सबसे पहला था इनका कि धार्मिकता को बढ़ावा देना। इस युग में छात्रों को धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान दिया जाता था और छात्र उनका अनुसरण करते थे और जिससे कि छात्रों के अंदर धार्मिक गुणों का विकास होता था। रिलीजियस क्वालिटी डेवलप्ड होती थी छात्रों के अंदर। किससे? जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था और छात्र धार्मिक ग्रंथों का अनुकरण करते थे, उनको दोहराते थे, उनको रिपीट करते थे, रिपीटेशन करते थे,
तो छात्रों के अंदर रिलीजियस क्वालिटीज डेवलप होती थी, धार्मिक गुणों का विकास होता था। इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट कि ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना। ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना, जैसा कि हमने आपको बताया भी था जब हमने ये वैदिक पीरियड का लेसन आपका स्टार्ट किया था कि वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा, उपनिषद शिक्षा और पुरोहित शिक्षा भी कहते थे। तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ थे वो सब ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते थे। इस युग में छात्रों को ब्राह्मण द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था और साथ ही उनके अनुसरण पर भी जोर दिया जाता था। वे बार बार उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को रिपीट करते थे, उनके द्वारा लिखे गए वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और बार बार रिपीट करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक जो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसमें जब प्रारंभिक शिक्षा जो छात्रों को दी जाती थी तो उसमें तरीके ये थे कि वो ब्राह्मणों का उस पर आधिपत्य नहीं था शिक्षा पे, लेकिन उच्चकालीन शिक्षा पे ब्राह्मणों का आधिपत्य था और वो शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दी जाती थी। हमने आपको टाइम पीरियड बताया था कि सबसे पहले उनका उपनयन संस्कार किया जाता था और उसके बाद में ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रियों को 11 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष में उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी, या फिर शिक्षण संस्थाओं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनको प्रवेश मिलता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और हमने आपको यही बताया कि उस टाइम पे गुरुकुल और ऋषि आश्रम में शिक्षा दी जाती थी और गुरुकुल को और भी अन्य नामों से जाना जाता था जो हम आज भी आपको रिपीट कर देते हैं, जैसे कि टोल, चरण, घटिका, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर विद्यालय और विश्वविद्यालय। गुरुकुल को इन नामों से भी जाना जाता था, टोल, चरण, घटिका, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, जिसमें अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट निर्धारित किए गए थे। प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती थी उनके सब्जेक्ट अलग निर्धारित किए गए थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने पे विषय अलग निर्धारित करे गए थे। ठीक, अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये है पोस्ट वैदिक पीरियड, ये है आपका उत्तर वैदिक काल का समय। इसके बाद में आपका इसमें आता है, सबसे पहले हो गया ऑब्जेक्टिव्स में आपको धार्मिकता को बढ़ावा देना, उसके बाद सेकंड हो गया ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना, उसके बाद नेक्स्ट आता है चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा में भी वही था और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में भी ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि चरित्र का निर्माण करना। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना, जिससे कि वह समाज में अपना मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें, एक अपनी छवि बना सकें। इसके बाद में आता है संस्कृति का संरक्षण करना, अपनी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसको संरक्षित करना। तो छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाता था और उन्हें अपनी इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाता था, उससे रूबरू कराया जाता था और उन्हें अपनी संस्कृति की किस प्रकार रक्षा करनी है और किस प्रकार से उन्हें आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये गुण हस्तांतरण करने हैं, कि उन्हें आगे पीढ़ियों को ही बताना है कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से थी और हमें अपनी संस्कृति की किस प्रकार से रक्षा करनी है। इसके विषय में ज्ञान दिया जाता था और जिससे छात्र अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ये गुण हस्तांतरित करें या अपने आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी ये चीज़ दिखाएं। इसके बाद में सबसे लास्ट आपका आता है कि नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना। नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना कि उत्तर वैदिक युग में छात्रों को नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज का ज्ञान प्रदान किया जाता था, जिससे कि छात्रों के अंदर दूसरों का सम्मान और आदर करने का तथा दूसरों की मदद करने का गुण उत्पन्न हो सके। और ये सब तभी संभव है जब बालक को मोरल वैल्यूज के बारे में बताया जाए कि मोरल वैल्यूज है क्या या नैतिक मूल्य है क्या। और मोरल वैल्यूज का ज्ञान किस प्रकार से दिया जाता था, मोरल वैल्यूज की शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी कि गुरुकुल में छात्रों को कई प्रकार की नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियाँ,
सुनाई जाती थी, कथाएं सुनाई जाती थी और बाद में उनसे पूछा जाता था कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट आगे उत्तर वैदिक कालीन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड, कि उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। ऑल ऑफ अस लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। हमने आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको उपनयन संस्कार और इसके बाद में सबसे लास्ट हम आपको बताएंगे समावर्तन संस्कार। ये दोनों संस्कार आपको ध्यान से बार बार मैं इस वर्ड को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये वर्ड आपको शॉर्ट में 2 नंबर में ये बिल्कुल पेपर में रखा रहता है, मतलब आएगा ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड में आपको वही लिखना है कि विशेषताएं निम्नलिखित हैं, दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक। निम्नलिखित बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला आता है उपनयन संस्कार। अब आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने आपको एक शॉर्ट के तौर पे बता दिया था, लेकिन अब आपको 2 नंबर के हिसाब से इसमें डिस्क्रिप्शन भी आपको सुनना है कि उपनयन संस्कार की पूरी प्रोसेस है क्या। प्रवेश के समय जब दाखिला होता था या एडमिशन होता था छात्रों का, तब छात्र का उपनयन संस्कार होता था और उपनयन का अर्थ था कि पास ले जाना, किसके पास, छात्र को गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब छात्र को गुरु के समीप ले जाना। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। और उपनयन संस्कार के समय जो हमने आपको रिपीट किया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों की आयु 8, 11 और 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो कि पर्टिकुलर। इसके बाद में उपनयन संस्कार के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी और छात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। उपनयन संस्कार के बाद में छात्र को द्विज कहलाता था या ब्राह्मण कहलाता था। और द्विज का अर्थ क्या हुआ इसमें, द्विज का अर्थ हुआ 2 जन्म लेने वाला, 2 जन्म लेने वाला। उपनयन संस्कार के बाद में छात्र को द्विज कहलाता था या द्विज के नाम से बोलते थे, उसको एक उपाधि सी दी जाती थी, द्विज कहलाता था, क्योंकि द्विज का अर्थ है 2 जन्म लेने वाला। और 2 जन्म से तात्पर्य हो गया है, 2 जन्म से इट मीन्स मतलब ये कि भौतिक और आध्यात्मिक जन्म, भौतिक और आध्यात्मिक जन्म। उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक कालीन में ही सबसे ज्यादा महत्व था, सबसे ज्यादा उत्तर वैदिक कालीन में ही इसका महत्व बढ़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका उत्तर वैदिक कालीन में ही था। इसे छात्र का दूसरा जन्म माना जाता था और उपनयन संस्कार के अवसर पर गुरु बालक को गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करता था और यहाँ से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। इसके बाद में, किसके बाद, उपनयन संस्कार के बाद में बालक का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता था। और उपनयन संस्कार के बाद में छात्र को द्विज कहलाता था। द्विज का अर्थ हुआ 2 जन्म लेने वाला, ऑल ऑफ फर्स्ट भौतिक और आध्यात्मिक जन्म। और जब उपनयन संस्कार हो जाता था उसके बाद में बालक का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। ये हो गया आपका उपनयन संस्कार। इसके बाद में आता है ब्रह्मचर्य, कि उत्तर वैदिक कालीन में ही समाज को 4 वर्गों में डिफाइन किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबके फंक्शन जो कार्य थे, किसके क्या काम है, ये भी उत्तर वैदिक कालीन में ही डिफाइन किए गए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के काम भी क्या हैं। यह उत्तर वैदिक कालीन में ही समाज को 4 वर्गों में डिफाइन किया गया था। और सबसे इसमें आपको विशेषताओं में सेकंड देखना है ब्रह्मचर्य। उत्तर वैदिक काल में छात्रों को ब्रह्मचर्य व्रत लेना होता था और इस युग में
जब तक वे बालक गुरुकुल के अंदर रहेगा तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जब समावर्तन संस्कार होगा, उपनयन संस्कार के बाद में जब वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेगा, गुरु दीक्षा दे देगा, और उसके बाद में जब वो समावर्तन संस्कार होगा तब वो घर के लिए जाएगा। वो चीज़ हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इस युग में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर अत्यधिक जोर दिया जाता था और आर्यों ने मानव जीवन समाज या मानव जीवन को, ह्यूमन लाइफ को 4 क्लासिफिकेशन या फिर 4 क्लास में डिवाइड किया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और मानव जीवन को 4 भागों में भी विभाजित किया गया था कि जन्म से 25 वर्ष, 26 से 50 वर्ष, 51 से 75 वर्ष और 76 से 100 वर्ष। 4 मानव जीवन को 4 क्लास में, 4 वर्गों में डिफाइन किया गया था। पहला था जन्म से 25 वर्ष का समय, उसके बाद था 26 से 50 वर्ष का समय, और थर्ड था 51 टू 75, और लास्ट 76 टू 100। ऑल ऑफ फर्स्ट बिगनिंग टाइम टू 25, उसके बाद 26 टू 50, 51 टू 75 और 76 टू 100। जन्म से 25 वर्ष का समय, 26 से 50 वर्ष का समय, 51 से 75 वर्ष का समय और 76 से 100 वर्ष तक का समय, ये डिफाइन किया था। जिसमें से मानव के प्रथम जो जन्म से 25 वर्ष के समय जो थे, उसमें बालक ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता था। इस समय व्यक्ति गुरु से विद्या प्राप्त करता हुआ अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता था। उपनयन संस्कार के बाद में ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के पास रह करके कठोर ब्रह्मचर्य पालन करता था और शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, धर्म प्रधान होना। धर्म प्रधान होना। उत्तर वैदिक युग में शिक्षा धर्म प्रधान थी। धार्मिकता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, धार्मिक शिक्षा को, रिलीजियस एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो धर्म प्रधानता की शिक्षा थी और छात्रों को धार्मिक क्रियाओं संबंधी ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता था। छात्रों को धार्मिक क्रियाओं संबंधी शिक्षा देने पर बल दिया जाता था। अब इसके बाद में आपके आते हैं टीचिंग मेथड, जो कि हमने आपको उसमें ही बताए थे प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा में, कि इस युग में मौखिक कार्य के साथ साथ लिखने का कार्य भी प्रारंभ हो गया था। आपकी प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि सिर्फ मौखिक शिक्षा दी जाती थी, वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता था, उसके बाद में वेद मंत्र को कंठस्थ कराया जाता था, उनका अर्थ उदाहरण सहित समझाया जाता था और कंठस्थ कराया जाता था, और बालकों को बार बार रिपीट करने को बोला जाता था। बालक उसका अनुसरण करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे और रिपीटेशन करते थे, पुनरावृत्ति करते थे, किनका, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि मौखिक कार्य के साथ साथ लिखने का कार्य भी प्रारंभ हो गया था। बालक लिखना भी सीख गया था उत्तर वैदिक कालीन में। और टीचिंग मेथड वही थे, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था उत्तर वैदिक कालीन में। इसके बाद में आता है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। सिलेबस आता है कि पाठ्यक्रम में व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योति, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीति को सम्मिलित किया गया था, और इसके साथ साथ शुद्ध उच्चारण, स्वर, व्यंजन, शुद्ध उच्चारण के लिए स्वर, व्यंजन, रस, छंद और अलंकार का भी अभ्यास कराया जाता था। इसके बाद में आते हैं शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ब्राह्मणी शिक्षा के प्रमुख शिक्षण संस्थान थे मिथिला, तक्षशिला, बनारस, काशी और केकय। मिथिला, तक्षशिला, बनारस, काशी और केकय, ये प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थीं। इसके बाद में आता है कि भिक्षावृत्ति। विशेषताएं हैं, आप जो लोग पढ़ रहे हो कि भिक्षावृत्ति, तो भिक्षावृत्ति क्या थी
भिक्षा का अर्थ था विनम्रता से। भिक्षा का अर्थ था विनम्रता से, कि भिक्षा मांगने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस, सभी छात्रों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सभी छात्रों को भिक्षा मांगना ही पड़ता था। उसी से गुरुकुल में की क्रियाएं जो थी वो चलती थी। तो भिक्षा मांगने का मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों के अहंकार को समाप्त करना। छात्र बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव के भिक्षावृत्ति करते थे और इस भिक्षा के द्वारा ही गुरु आश्रम में सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। किसके द्वारा? भिक्षा के द्वारा। भिक्षा के द्वारा ही गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था होती थी और भिक्षा का अर्थ था विनम्रता से। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट कि स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा से वंचित करना, कि स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित करना। तो उत्तर वैदिक युग में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और इन चारों वर्णों के कार्य भी निश्चित कर दिए गए थे। प्रारंभिक वैदिक कालीन में समाज को 4 वर्णों में विभाजित नहीं किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी और प्रारंभिक शिक्षा जन शिक्षा थी। जन शिक्षा थी तो वो सभी वर्गों को लिए समान थी, सही वर्गों को दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में की सिर्फ शिक्षा थी, वो जन शिक्षा नहीं थी। शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाता था कि यहाँ तक कि स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसमें शूद्रों का कार्य डिफाइन नहीं किया जाता था, नहीं किया गया, लेकिन हम आपको तब भी बता देते हैं कि जिस कारण शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था और साथ ही स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित किया गया था और शिक्षा केवल उच्च कुलों तक ही सीमित थी। शिक्षा केवल उच्च कुलों तक ही सीमित थी। इसके बाद में सबसे लास्ट एंड लास्ट जो आपने सबसे पहले पढ़ा था उपनयन संस्कार, इसके बाद में अब आता है समावर्तन संस्कार। ध्यान से सुनिएगा इस संस्कार को, और पेपर में ये जरूर पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार या समावर्तन संस्कार किस युग की देन है, किस युग की देन है। जैसे कि अभी आपको वैदिक पीरियड पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में हम आपको बौद्ध कालीन पढ़ाएंगे, फिर जैन धर्म पढ़ाएंगे, तो आपके बौद्ध काल की हम पवज्जा संस्कार के बारे में बताएंगे, आगे हम बताते रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वैदिक कालीन में क्या है, बौद्ध कालीन में क्या है और जैन धर्म में क्या है। इसके बाद में सबसे लास्ट में होता है बालक का समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त होने पर बालक का समावर्तन संस्कार होता था और समावर्तन का अर्थ था घर लौटना, अर्थात शिक्षा समाप्त करके घर की वापसी करना। और जब बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब बालक समावर्तन संस्कार बालक का किया जाता था। इसके बाद में इसमें क्या था कि छात्र जो है वो ब्रह्मचारी वस्त्र उतार करके, जो ब्रह्मचर्य के कपड़े पहनाए जाते थे उसको, जो वो गुरुकुल में रहता था वो कपड़ों को उतार कर छात्र गृहस्थ वस्त्र पहनते थे। और इसके बाद गुरु उन्हें उपदेश देते थे या फिर दीक्षांत भाषण, जो विश्वविद्यालय में जिस तरीके से दीक्षांत समारोह होता था या अभी भी दीक्षांत समारोह होता है यूनिवर्सिटी में, जिस प्रकार से समावर्तन संस्कार में भी उसी तरीके से दीक्षांत समारोह किया जाता था जब छात्र शिक्षा प्राप्त करके घर के लिए रवानगी करता था, तब दीक्षांत समारोह किया जाता था। ठीक, जिसमें छात्र को गुरु के द्वारा गृहस्थ जीवन के नियम, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का उपदेश दिया जाता था और इसके बाद गुरु उन्हें आशीर्वाद देते थे और शिष्य द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती थी।
शिष्य के द्वारा, छात्रों के द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से समावर्तन संस्कार में क्या होता था? समावर्तन का अर्थ हुआ घर लौटना या शिक्षा समाप्त करके अपने घर लौटना। ये हो गया आपका आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड। इसके बाद में आता है आपका सबसे लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है शेष। इसके बाद में हम कल से बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट एजुकेशन सिस्टम। इसमें आपको इवैल्यूएशन जो है मूल्यांकन है, इसमें वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन आपको देखना है। इसमें आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके अंतर्गत आएंगे, मतलब इसके अंदर कुछ गुण भी हैं, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ गुण भी हैं, इसके अलावा इनमें कुछ दोष भी हैं। जैसा कि हमने आपको ऑल ऑफ फर्स्ट सबसे पहले बताया था कि वैदिक शिक्षा का जो टाइम पीरियड था वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का था, जिसमें दो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई थी, जो पहली वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और दूसरी उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। जिस तरीके से हमने आपको सबसे पहले बताया था कि विद्याओं को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि पराविद्या के अंतर्गत क्या आता है कि बालक का आध्यात्मिक विकास किया जाता था और आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत सिलेबस को डिफाइन किया गया था। इसके बाद में सेकंड जो था आपकी विद्या में अपराविद्या, अपराविद्या में क्या था कि सोशल एजुकेशन से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारित करे गए थे, जैसे कि नीति शास्त्र हो गए, तर्कशास्त्र हो गए और समाजशास्त्र हो गए, जिससे कि बालक को सामाजिक गतिविधियों के बारे में जान सके और बालक सामाजिक गतिविधियों में अपना पार्टिसिपेट कर सके। अब इसमें दोनों शिक्षा प्रणालियों के जो एम्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो समान थे। मतलब कि पहली वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स जो थे, उद्देश्य जो थे, वो दोनों के समान थे और दोनों में ही समान शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। रिलीजियस एजुकेशन से संबंधित दोनों ही थे, प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा भी और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा भी। आपकी प्री वैदिक पीरियड टाइम और पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम में भी दोनों में ही शिक्षा के उद्देश्य भी समान थे और दोनों में ही धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू एजुकेशन या शिक्षा के अनुसार इनमें कुछ गुण और दोष भी डिफाइन करे गए थे, जो मेरिट ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। आपको वही चीज़ इसमें रिपीट करनी है जो आप मेरिट्स लिखेंगे इसमें पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम के, कि दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक या दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस मैटर। ऑल ऑफ फर्स्ट सबसे पहले आप डालेंगे इसमें कि शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था थी। उस टाइम शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था थी और भिक्षा मांग करके या दान में प्राप्त वस्तुओं द्वारा ही जो बालक जो भिक्षा मांगता था, जो दान में जो वस्तु प्राप्त की जाती थी, वही एक समझ लो एक शिक्षा या शिक्षण शुल्क समझ लो एक तरीके से, कि वैदिक युग में गुरुकुलों में छात्रों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था और शिक्षा की व्यवस्था भिक्षा मांगकर या फिर दान में प्राप्त वस्तुओं द्वारा की जाती थी और गुरु और शिष्य दोनों इसमें अपना सहयोग देते थे। भाई जब गुरुकुल में बालक शिक्षा प्राप्त करता था, उसके बाद में भिक्षा मांगने के लिए भी उसको गुरुकुल में गुरु के द्वारा कहा जाता था, तभी तो भिक्षा मांगता था। इसके बाद में गुण में ये भी है, एक तो सबसे पहला हो गया कि निःशुल्क शिक्षा प्रणाली, उसके बाद में सेकंड आता है इसी में पॉइंट कि अनुशासित जीवनचर्या।
और अनुशासित जीवनचर्या तभी होती है जब बालक को मोरल वैल्यूज के बारे में बताया जाता है या फिर मोरल एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। वैदिक युग में गुरुकुल के नियम भी कठोर थे। गुरु और शिष्य दोनों ही नियमों का पालन आदर पूर्वक करते थे और गुरु स्वयं भी अनुशासित रहते थे ताकि छात्र उन्हें देख करके ही अनुशासित होते थे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज इन इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड। कि वैदिक काल में शिक्षण जो होता था, टीचिंग जो होती थी, कई प्रकार के शिक्षण मेथड यूज किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे टीचिंग मेथड यूज नहीं होते, आज के टाइम पे भी मॉडर्न एजुकेशन है भाई, कई प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। एज अ प्रोजेक्टर, ठीक है, एज अ प्रोजेक्टर भी एक टीचिंग मेथड है जिसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो उस टाइम पे वैदिक कालीन में जो टीचिंग मेथड थे उसमें था श्रवण है, मनन है, चिंतन है, ठीक। इसके बाद में व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड और वाद विवाद जो हमने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था कि ये एक औपचारिक चर्चा होती है जिसमें कि आमने सामने दो विपक्ष के अपने दो विपरीत विचार के व्यक्ति बैठते हैं आपस में और अपनी बात को कहते हैं और दूसरे की बात को कटाक्ष करते हैं। तो वाद विवाद भी हो गया। और अनुकरण मेथड है, तर्क विधि है, रीजनिंग मेथड, अभ्यास और कहानी सुनाना आदि के माध्यम से शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। इसके बाद में शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो अर्थपूर्ण थे कि वैदिक युग में शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वे सभी अर्थपूर्ण थे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययनों के द्वारा छात्रों का आध्यात्मिक मार्ग दिखाया जाता था और यह कार्य गुरु का होता था, जो कि हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको वैदिक कालीन में टोटल धार्मिक शिक्षा पे जोर दिया जाता था और जिससे बालक का आध्यात्मिक विकास होता था। आज के टाइम पे धार्मिक शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ धार्मिक शिक्षा का ही प्रचलन था और नैतिक शिक्षा और मोरल वैल्यूज मेन पर्पस होते थे, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होते थे। इसके बाद में छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता था। इसके बाद में सबसे लास्ट है आपका कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में कुछ गुण थे और हर एक शिक्षा प्रणाली में कुछ गुण है तो उसमें कुछ दोष भी हैं। इसी प्रकार से इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि डीमेरिट्स ऑफ पोस्ट वैदिक एजुकेशन सिस्टम के कुछ दोष भी हैं। होना कि शिक्षा का धर्म, इसलिए छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि छात्रों को धार्मिक के साथ साथ सांसारिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सके। बालक को दोनों ही प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सके, लेकिन उस समय सिर्फ धार्मिक शिक्षा पे जोर था और सांसारिक शिक्षा का कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। और इसके बाद में इसके कुछ दोष में ये भी आता है कि रटने पर बालक को वेद मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था, ठीक है, बार बार रिपीटेशन करते थे, बालक उन चीज़ों का अनुकरण करते थे। तो बार बार रिपीटेशन करते थे और अनुकरण करते थे मतलब क्या कि वो उस चीज़ को रटते थे, ना कि बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे, रटते थे उन चीज़ों को। गुरु जो बोलते थे छात्र उसको दोहराते थे और याद करते थे, जिससे कि छात्रों को रटने की आदत का विकास हो गया था। जबकि शिक्षा को याद करने का नहीं बल्कि समझने का साधन है, समझने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट आता है कि जन शिक्षा की अवहेलना करना। जन शिक्षा की अवहेलना करना जो कि उत्तर वैदिक कालीन में बहुत ज़्यादा ही था कि जन शिक्षा की अवहेलना में ये था कि समाज को 4 वर्गों में डिफाइन कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को तो शिक्षा का अधिकार था, लेकिन शूद्र वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और इसके अलावा स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित किया जाता था, जो कि सही नहीं है।
जो कि सबसे बड़ा शिक्षा में दोष है। वैदिक काल में शिक्षा को जन शिक्षा के रूप में विकास नहीं हुआ। जन शिक्षा का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग को सुनिश्चित तरीके से शिक्षा प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक कालीन में शूद्र वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया था। इसके अलावा स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित किया जाता था। किसी भी लोकतंत्र में जन शिक्षा का होना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र का विकास संभव है। और इसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट एक और आप लोग नोट करना कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था ना होना। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। राजा महाराजा अपनी बच्चियां जो थी, अपनी बालिकाएं जो थी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था स्वयं करा देते थे, परंतु इनकी संख्या ही बहुत कम थी। कुल मिलाकर के स्त्री शिक्षा का कोई भी इसमें साधन नहीं था, ना ही कोई व्यवस्था थी। ये आपका आज का ये टॉपिक खत्म हो गया वैदिक कालीन शिक्षा का। कल आपका हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन। चलिए, आपका हो गया आज का। गुड डे, हैव अ नाइस डे।